नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को। इस एक्ट की धारा 30 है साथियों, अध्याय 7 की, पेज नंबर 15 पर। वो कहती है कि धारा 29 के अधीन या अन्यथा सूचना की प्राप्ति पर यदि सक्षम प्राधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि अपराध किसी ऐसी निवेश स्कीम या स्कीमों से संबंधित है जिनमें संलिप्त निक्षेपकर्ता, निक्षेप लेने वाले या अंतर्वलित संपत्तियां भारत में एक से अधिक राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में या भारत से बाहर अवस्थित हैं और अंतर्वलित रकम का कुल मूल्य इतना अधिक है कि वो महत्वपूर्ण रूप से लोकहित को प्रभावित करती है, वहां सक्षम प्राधिकारी उस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण कराए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा। और उपधारा 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रतिनिर्देश को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार की सहमति समझा जाएगा। यानी सक्षम अधिकारी को किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो रिकमेंड कर देगा तो उसकी रिकमेंडेशन पर ही सीबीआई इस केस को अपने हैंड ओवर लेकर के आगे की कार्रवाई करेगी साथियों। ये इसमें बताया गया है धारा 30 में, इसको पढ़ भी लिया करें आप लोग। और बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति भी ये कानून सक्षम और इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स को देता है। हमारा जो प्रयास आंदोलन चल रहा है साथियों, वो सफल होता जा रहा है निश्चित रूप से। चारों तरफ से अच्छी अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं। हमारे साथियों में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना साहस पैदा हो गया है कि उन्होंने देश की सरकार को, राज्यों की सरकारों को 31 जुलाई तक भुगतान न करने की स्थिति में असहयोग आंदोलन की लिखित चेतावनी ज्ञापनों के माध्यम से देनी आरंभ कर दी है। 2 जुलाई से ये ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है, पूरे पखवाड़े चलेगा 16 जुलाई तक। जिन साथियों ने अभी तक ज्ञापन नहीं दिए हैं वो ज्ञापन मेरी फेसबुक आईडी से ले लें, हमारी वेबसाइट tapjap.in से ले लें, व्हाट्सएप ग्रुप से ले लें, हमारे किसी पदाधिकारी से मांग लें और अपने अपने क्षेत्रों में तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर ज्ञापन अवश्य दे दें साथियों, ताकि आपकी आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ सरकार तक पहुंच सके और सरकार गंभीरतापूर्वक आप सबका भुगतान वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करे। साथियों, एक चीज़, 2 चीज़ें और मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। आप सोचते होंगे कि यार कई बार इधर उधर की बातें बता देते हैं। वो इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, वो सब आपके काम की बातें होती हैं। उनसे भी आपके भुगतान के आंदोलन को बल मिलता है और आपकी समझ सही मायनों में विकसित होती है। ये जो मैं इधर उधर की कई बार जो खबरें बताता हूँ आपको, वो आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए, आपके मन मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए बताता हूँ। और साथ साथ आप ये समझ सकें कि प्रकृति भी आपके साथ है, ईश्वर भी आपके साथ है, केवल कानून भर आपके साथ नहीं है, आपके साथ और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आपको इस लड़ाई में विजय दिलाने में काम करेंगे। हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले दिनों नारा दिया था 400 पार का। हमने भी उस नारे का समर्थन किया था, आह्वान किया था कि 400 पार दो। चूँकि मोदी जी देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वायदा कर रहे थे, आप सबके भुगतान का वायदा कर रहे थे। और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था अगर देश को बनना है, भारत को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ठगी पीड़ितों का भुगतान किया जाए। ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर के भी भारत नकली झंडे भले हिलाता रहे, वास्तव में वो तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हिंदुस्तान को ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान हो और जितने भी ठग हैं उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 इस तरह के संगठित आर्थिक अपराधियों को मृत्युदंड का प्रावधान करती है, अभी हुई है। ये जो नई भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है उसमें ये प्रोविज़न है।
जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसकी भी एक धारा है, वो 60 दिन में ठगी पीड़ितों के भुगतान का दावा करती है, वायदा करती है, सरकार की ओर से वचन देती है। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को साथ साथ लेकर के अब चलेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 का आना, मोदी सरकार का 400 पार ना होकर के कमज़ोर हो जाना, और आज उस देश में जो सारी दुनिया को संचालित करता है, जिसकी सारी दुनिया गुलाम रही, हम तक गुलाम रहे, जिसके 250 साल, अंग्रेज़ों का देश जिसे कहते हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहाँ एक गजबनाक चमत्कार हो गया साथियों। 400 पार वहाँ हो गया, और किसने किया? लेबर पार्टी ने। लेबर पार्टी वहाँ 14-15 साल से सत्ता से बाहर थी। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो लेबर पार्टी की ही सरकार थी ब्रिटेन में, इसलिए आज़ाद हो गया था। अन्यथा जो कंजर्वेटिव हैं, दूसरे वाले जो हैं, वो कभी भारत को आज़ादी नहीं देते। लेकिन सौभाग्य की बात है कि उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ तब वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी, और उन्होंने न केवल भारत को बल्कि सारी दुनिया में जितने भी उनके उपनिवेश थे या गुलाम देश थे उन सब को आज़ादी देने की घोषणा कर दी थी। तो ये भी एक बड़ा शुभ संकेत आपके पक्ष में है कि उस ब्रिटेन में अब लेबर पार्टी की सरकार बन गई है, और जहाँ जहाँ जिन मुल्कों में इस तरह की हरकतें होंगी कि वहाँ शासन पर बैठे हुए लोग